तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। एक अच्छे रिलेशनशिप की पहचान क्या होती है। अगर कल आप लोगों की लड़ाई हुई हो और आज फिर से आप लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया हो, यानी कि अपना कम्युनिकेशन नहीं रोका हो, ये एक अच्छे रिलेशनशिप की आप लोग एक खासियत बोल सकते हैं कि वो जो लोग हैं लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, प्यार भी करते हैं, वो कभी भी उसको दिल से नहीं लगाते हैं। यानी कि जिस तरीके से अगर मान लीजिए आपके पापा ने, मम्मी ने आप लोगों को पीटा, आप लोग उसको दिल से लगा के बैठ गए कि मम्मी पापा ने कैसे मार दिया। आप लोग ये देखो कि उनकी वैसी आप लोग इस दुनिया में हो, वही आप लोगों को हर जगह सपोर्ट करेंगे जहां भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी। तो अगर उन्होंने एक थप्पड़ मार भी दिया, कोई गुस्से में आकर, या फिर कुछ डांट भी दिया, तो उसको कभी भी दिल से नहीं लगाना है। दिल से हमेशा लगाने वाली चीज होती है लाइफ में। अगर आप लोगों को पटका मिले, यानी कि एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, उसको दिल से लगाओ कि गलतियां कहां हुई है, आखिर मेरे से एग्जाम क्लियर क्यों नहीं हुआ, आखिर सामने वाले दोस्त ने कर दिया, बंदे ने कर दिया, फिर मेरी कहां कमी रह गई। तो वो चीजें होती हैं दिल से लगाने वाली। यानी कि अगर लाइफ की जो रियल प्रॉब्लम है उनको आप लोग दिल से लगाओगे तो ही आप लोग लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। छोटी छोटी बातों को दिल से लगाओगे जो कि लगाने लायक भी नहीं है, तो फिर आप लोग इन्हीं दुनिया में उलझे हुए रह जाओगे और कभी भी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे। तो इसलिए ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनको इग्नोर कर कर, अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखकर, उसमें जितनी भी टेंशन है उसको कम कर कर, तभी आप लोग आगे बढ़ पाओगे, वरना उन्हीं में उलझे रहोगे। आज उसने ये बोल दिया, कल उसने ये कह दिया, कैसे उसने बोल दिया, यार मुझे तो ये बोलना ही नहीं था उसको। तो ये सारी चीजें साइड में करो और जहां फोकस है वहां पर एक तरीके से टारगेट करो, जैसे अर्जुन ने जो चिड़िया की आंख, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोगों को चीजों को देख के चलना है। आइए नजर डालते हैं जो आज आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है। जाकर मैप में नहीं हारेगा। यह टिटिकाका लेक कहां पर लोकेटेड है, किस कंट्री में लोकेटेड है, ये आप लोगों को देखना है। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो आइए आज के आर्टिकल्स देखते हैं एक एक कर और फिर इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। काफी इंपोर्टेंट इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। एक आर्टिकल तो काफी इंपोर्टेंट है, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग सारी चीज समझ जाएं। वो कौन सा आर्टिकल होगा, वो होगा ये वाला आर्टिकल। पोस्ट रिटायरमेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, क्या उनको कोई पोस्ट लेनी चाहिए, क्वेश्चन भी होगा आप लोगों के सामने। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया भी आप लोगों को ये सारी चीजें पता होना चाहिए, कोई डिबेट डिस्कशन अगर कहीं पर हो। ये भी इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहां पर इसके ऊपर नजर डालेंगे। हमारी कंट्री में जिस तरीके से बीमारी को एक कम्युनल कलर देने की कोशिश की जा रही है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इसके ऊपर बोला भी गया, तो किस तरीके से हम लोग को सिचुएशन को लेकर चलना है और हमारी इमेज पर ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके चलते क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो नई पॉलिसी निकल कर आ रही है, तो ये बोला जा रहा है कि पॉलिसी तो बोला गया है उन्होंने कि कोविड-19 को लड़ने के लिए है पॉलिसी, पर लेकिन एक्चुअली कोविड-19 से लड़ने के लिए नहीं है। ये पॉलिसी उनकी जो देखने को मिल रही है, ये है कि किस तरीके से यहां पर जो आज के डेट में जो इलेक्शन उनकी कंट्री में होने वाला है नवंबर के महीने में, उसकी तैयारी वो कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल, ये दोनों यहां पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोविड-19 के बाद में सिचुएशन कैसी होने वाली है। तो जब कोविड-19 यहां पर खत्म होगा, जब इसको कंट्रोल कर पाएंगे, तो बहुत सारी चीजें और भी देखने को मिलेंगी। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे इलेक्शन चल रहे हो, तो इलेक्शन से पहले ही बताने की कोशिश कर देगी कौन सी पार्टी जीतने वाली है। ऐसे जो आर्टिकल होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं और ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ कोविड-19 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो यहां पर चीजें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जैसी सोसाइटी है वो ऐसी सोसाइटी नहीं रहने वाली है। एक तो यहां पर जो चाइना के अंदर एक मॉल है उसकी पिक्चर दिखाई गई है कि लोग जो हैं आज की डेट में भी सहमे हुए हैं वहां पर। आप लोग ये देखिए पिक्चर, सबके मुंह पर मास्क है, एक सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। आगे से जो लोग होंगे वो कभी भी किसी के साथ में हाथ मिलाते हुए डरेंगे, किसी रेस्टोरेंट में बाहर खाना खाते हुए जाकर बैठेंगे तो थोड़ा सा उनको मन में सहमेंगे कि क्या सारी चीजें सही हैं। तो एक नई चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, लोगों के बिहेवियर में चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक तरीके से लोग जो हैं एक ऐसे पैटर्न में आएंगे कि वो इस चीज को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे कि हो सकता है कि सेकंड टाइम भी ये बीमारी फिर से बढ़ सकती है, तो उससे अपने आप को बचाने के लिए लोग और ज्यादा सतर्क होते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। और इसका इंपैक्ट आप लोगों को हर जगह नजर आएगा। चाहे आप लोग इकोनॉमी के बारे में बात करें, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। सोसाइटी के बारे में बात करें तो लोग जो हैं अब अलग तरीके से एक दूसरे को देखना स्टार्ट कर देंगे। इसी के साथ में आप लोगों ने देखा कि वुमेन के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, वो भी हम लोगों ने जाना। इंटरनेशनल लेवल पर जो पॉलिटिकल रिलेशन है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आप लोग देखिएगा। जियोपॉलिटिक्स कैसे होने वाली है, किसी पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर लोगों की डिपेंडेंसी अब यहां पर कम होती है आप लोगों को नजर आएगी। तो ये सारे जो फैक्ट हैं ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके चलते हुए ये वाला जो आर्टिकल है यहां पर बेसिकली बताने की कोशिश की गई है कि
ये एक ऐसी बीमारी है कि कोई इंडिविजुअल यहां पर काम नहीं करेगा, कलेक्टिव अप्रोच हम लोगों को लेकर चलनी पड़ेगी। एक तो यहां पर जैसे आप लोग समझिए पुलिस हो गया, डॉक्टर हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, आम जनता हो गई, जब तक सब एक पैटर्न में आकर काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आप लोग सॉल्यूशन यहां पर नहीं निकालेंगे। अगर ऐसा चलता रहा कि हाँ जैसे आज की डेट में कल को जैसे कोविड-19 का खतरा खत्म होता है, फिर से बॉर्डर ओपन कर दिए, तो इसी के चलते जिन एरिया में ये बीमारी अभी भी हॉट स्पॉट बनी हुई है जिस कंट्री में, तो हमारी कंट्री में चीजें हो सकती हैं फिर से फैल जाए। तो इसके चलते ये बिल्कुल ऐसी प्रॉब्लम है जैसे आप लोग टेररिज्म की प्रॉब्लम बोल सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, जैसे क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम बोल सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से ये कोविड-19 भी कोई किसी बॉर्डर में नहीं बनी आज की डेट में कि इस कंट्री की है उस कंट्री की नहीं है, ये आज की डेट में एक ग्लोबल प्रॉब्लम हो चुके हैं। इसीलिए इसको पेंडेमिक का नाम दिया गया, किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं ऐसे भी कि कौन यहां पर ये चीजें करता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको ऑलरेडी पेंडेमिक का दर्जा दे दिया गया है, यानी कि एक महामारी ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो उसके चलते यहां पर ये बातें समझाने की कोशिश की कि मिलकर हम लोग को काम करना है। ये वाला आर्टिकल जो है, ये वाला आर्टिकल मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये बोला जा रहा है कि वेस्ट बंगाल के अंदर, हालांकि बोला गया वेस्ट बंगाल के अंदर है, पर लेकिन पूरी कंट्री में ये चीज देखने को मिल रही है। जो केस है एग्जैक्टली उनको छिपाया जा रहा है, यानी कि केस कितने आ रहे हैं पर लेकिन बताए कुछ और जा रहे हैं। तो यहां पर इसकी वजह से जो हमारा जो खासकर ये विभाग है, जैसे डॉक्टर हो गया, पुलिस हो गया, इनके ऊपर और ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट अगर नंबर संख्या हम लोग नहीं बता पाएंगे तो कैसे हम लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो चीजों को छिपाने की कोशिश की जा रही है और ये हर लेवल पर है, ये तहसील से लेकर डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट से लेकर कंट्री के लेवल तक यहां पर ये चीजें देखने को मिल रही है कि जो केस हैं वो छिपाए जा रहे हैं, एग्जैक्टली जिनकी डेथ हो रही है उसके बारे में नहीं बताया जा रहा है। मैंने कल भी डिस्कस किया था, मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन को टीबी की बीमारी है और उसकी डेथ हो जाती है, प्लस उसको कोविड-19 भी था, उसकी डेथ हो गई, तो अब यहां पर उसको ये बोला गया कि ये कोविड-19 से नहीं मरा है, टीबी से मरा है, जबकि कोविड-19 भी था उसको। तो ऐसी ऐसी बातें की जा रही है। बाकी जो यहां पर केस ऐसे निकल कर आ रहा है कि हॉस्पिटल में अगर किसी की डेथ हो जा रही है तो कोशिश ये की जा रही है कि उसको छिपाया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि पर्टिकुलर एरिया में पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज इसलिए नहीं करती है पुलिस, ताकि उनका थाना जो है इस कैटेगरी में ना जाए कि बहुत ज्यादा केस यहां पर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो एफआईआर दर्ज नहीं करते, एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो डेटा नहीं रहेगा, डेटा नहीं रहेगा तो उनकी इमेज धुली रहेगी। तो ऐसी कुछ कोशिश की जा रही है कंट्री में, तो ये चीजें यहां पर सही नहीं है, तो ये बताने की कोशिश की जा रही है। यहां पर यह कार्टून अभी देखेंगे और यह डेटा पॉइंट, इसके ऊपर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले आप लोग यहां पर नजर डाल लीजिए एक बार कि कहां पर कितने केस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। यहां पर आप लोगों को आज के में 26 लाख केस देखने को मिलेंगे, यानी कि 2.6 मिलियन केस ऑल ओवर वर्ल्ड में हो चुके हैं। इसमें से 8.5 लाख जो है वो अकेले यूएसए के अंदर है और लगभग 50,000 के करीब अब डेथ यहां पर हो जाएंगी यूएसए के अंदर, जिसमें 47,000 यानी कि 47,000 लोग अब यहां पर हमारे बीच में नहीं है, जो यूएसए की जनता की जो यहां पर आप लोग कंडीशन देख सकते हैं। स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूके, तुर्की, ईरान, ये वो कंट्री है जहां पर काफी ज्यादा संख्या में जो लोगों की जान अब तक गई है और काफी लार्ज संख्या में यहां पर केस देखने को मिल रही हैं। अब तक जो कंट्री है, 6 कंट्री ऐसी हैं जिनमें 1 लाख से ऊपर जो केस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अब तुर्की भी उसी कैटेगरी में यहां पर आने वाला है। बाकी बेल्जियम में केस काफी कम है, पर फिर भी जो डेथ है वो काफी ज्यादा हो गई है, यहां पर 6,000 करोड़ यहां पर कर चुका है। जबकि जर्मनी में 1.5 लाख के करीब केस है, यानी कि इसका 3 गुना, और जब यहां पर जाकर तब यहां पर 5,000 के करीब डेथ हुई है। तो ये एक तरीके से किस तरीके की सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, तो वो चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये हमारी कंट्री के वो राज्य हैं जहां 1,000 से ज्यादा लोगों की डेथ अब तक हो चुकी है। महाराष्ट्र यहां पर सबसे ऊपर है, 5,500 डेथ हैं अब तक, और टोटल मिलाकर यहां पर लगभग 270 के करीब यहां पर डेथ अब तक लोगों की हो चुकी है। 103 डेथ हो चुकी है गुजरात के अंदर और 48 हो चुकी है दिल्ली के अंदर। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। 80 डेथ हो चुकी है मध्य प्रदेश के अंदर। तो टोटल मिलाकर 21,370 केस हमारी कंट्री में है। जब तक ये डेटा अपडेट हुआ है तब तक का ये डेटा है आप लोगों के सामने, ये कुछ टाइम पहले गई है, और 681 लोग अब हमारे बीच में नहीं रहे। 1,84,000 जो लोग हैं ये अब बीच में नहीं है, और 7 लाख और 7 लाख जो 17,000 लोग हैं वो अब तक इससे रिकवर कर चुके हैं। तो ये पॉजिटिव साइड आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं कार्टून के ऊपर। आज का जो कार्टून है यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग लगा। पहले तो मैंने एकदम जैसे इसको देखा कार्टून को, तो मैंने सोचा, मैंने कहा मोदी जी के चश्मा लगाकर क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा लगा कुछ नया तो नहीं हो गया जो पढ़ा नहीं गया कल, पर लेकिन फिर जब ध्यान से देखा तो यहाँ पर ये मोदी जी नहीं, ये मालवीय साहब हैं, ठीक है। तो कई बार कार्टून जब बनाते हैं ना मोदी जी का भी कई बार ऐसे ही चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं लोग, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मुझे। तो फिर देखा मैंने यहाँ पर, फिर पढ़ा इसको। तो अभी कंडीशन क्या है इसका, हम लोगों ने न्यूज एनालिस्ट वाली जो वीडियो आती है हम उसमें भी डिस्कस किया था। अभी लंदन की जो लंदन का कोर्ट है उसके द्वारा जो माल्या के द्वारा वहां पर
केस डाला गया था कि इंडिया में इसको वापस नहीं भेजना है, तो वो वाला केस जो है वो इनका यहां पर खारिज कर दिया गया है। अब इंडिया में जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो ये समझिए अब यहां पर ये वापस आएंगे और यहां पर एक तरीके से अब हमारी गवर्नमेंट के चंगुल में आ गए हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है अब ये सही जगह आकर बैठेंगे, अब यहां पर इनके ऊपर केस चलेगा, तो जो भी हरकतें इनके द्वारा की गई है पाई पाई का हिसाब इनसे लिया जाएगा हमारी कंट्री गवर्नमेंट के द्वारा और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। तो ये काफी एक अच्छी न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। जो भी हरकतें अब तक आप लोगों को देखने को मिली थी हमारी कंट्री में, आगे से कोई वो हरकतें करेगा नहीं और करने से पहले 1000 बार सोचेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव साइन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो आइए आज का आर्टिकल देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक समझाने की कोशिश करता हूं। एक कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर का। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब यहां पर यह कि हर एक इंसान को अपना अपना काम करना है, पर लेकिन अगर यहां पर कोई गलत तरीके से काम कर रहा है तो फिर थोड़ा सा यहां पर चेक एंड बैलेंस की भी बात आती है। जैसे अगर बात करें हमारी कंट्री में जो लेजिस्लेटिव होती है, यानी कि जो लॉ बनाने का काम करती है पार्लियामेंट के अंदर में, मान लीजिए इनके द्वारा कोई लॉ बनाया गया, ठीक है, ये लॉ इनके द्वारा पास कर दिया गया, तो इस लॉ को जब ये पास करते हैं तो फिर इस पर चेक करती है जुडिशरी कि ये लॉ सही है या फिर गलत है, हमारे संविधान के हिसाब से है या फिर गलत काम कुछ कर रखा है। अगर जुडिशरी यहां पर जुडिशियल रिव्यू करने के बाद में इसको पास करती है, फिर इसको एग्जीक्यूटिव जो होती है वो इसको इंप्लीमेंट करती है। तो ये एक तरीके से सबका अलग अलग काम हो गया। इनका लॉ बनाने का काम हो गया, इनका काम हो गया चीजों को एक तरीके से संविधान के हिसाब से रखने का कि संविधान के हिसाब से चीज चल रही है नहीं चल रही है, और फिर जो भी बनाए गए यहां पर ये हो गया इनका इंप्लीमेंट करने का काम। आप लोग ये समझिए अगर यहां पर जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी और यहां पर लेजिस्लेटिव अगर कोई काम कर रही है तो कहीं ना कहीं ये होगा कि इनके द्वारा जो भी लॉ बनाया जाए ये उसको बोलेंगे सही है भैया, क्योंकि इनको डर है कि कल को यहां पर इनको जॉब नहीं मिलेगी, पोस्ट रिटायरमेंट फायदे नहीं मिलेंगे या फिर उस टाइम पर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यानी कि अपने लालच के चक्कर में ये कुछ भी लॉ बनाते रहे, ये बोलेंगे सही चल रहा है सब कुछ, और फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा तो इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा जनता के ऊपर। तो सीधी सीधी ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अगर सारे अपना अपना काम ढंग से पूरे इंडिपेंडेंट के साथ में करेंगे और एक तरीके से चेक और बैलेंस का भी फंडा रखेंगे तो सिचुएशन काफी अच्छी देखने को मिलेगी। इसी के बारे में यहां पर आर्टिकल है, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने जिसका आंसर आप लोगों को देना है। यहां पर बोला गया कि एक ऐसा लॉ हमारी कंट्री में बनाया जाना चाहिए जिसमें अगर कोई रिटायर्ड जज है, रिटायर्ड जज यहां पर यह भी हो सकता है हाई कोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट का या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी हो सकते हैं, उनको एक तरीके से कोई पोस्ट न दी जाए, यानी कि जैसे रिटायर होते हैं उसके बाद में उनको अपॉइंट न किया जाए कहीं पर, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे जुडिशरी के अंदर। अभी केस क्या हुआ, रंजन गोगोई साहब को राज्यसभा की सीट दे दी गई जैसे ही रिटायर हुए, यानी कि जरा सा भी सब्र नहीं हुआ कि कम से कम 2-3 साल रुक जाते। यहां पर अभी क्या हुआ, तुरंत रिटायर होते ही 2-3 महीने के अंदर अंदर ये पूरा कार्यक्रम हो गया कि इनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया और इन्होंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। दूसरी बात यह है, पहले तो गवर्नमेंट ने यहां पर बोला कि भैया ये पोस्ट ले लो, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो दोनों के ऊपर क्वेश्चन मार्क यहां पर लगाया जा रहा है कि जिस टाइम पर यहां पर ये जज थे उस टाइम पर इनके द्वारा जो जजमेंट दिए गए वो सारे मैक्सिमम गवर्नमेंट के फेवर में आए। तो अभी यहां पर राइटर यही बोल रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर माना जाए कि इनके द्वारा वो सारे जजमेंट इंडिपेंडेंट होकर दिए गए थे, क्योंकि अब इनके द्वारा ये पोस्ट भी यहां पर एक तरीके से ले ली गई है। तो ये हमारी जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंसी है उसको भी यहां पर एक तरीके से ये आप लोग बोल सकते हैं अंडरमाइन करती है। तो ये इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है कि क्या जो जज होते हैं उनको रोकना चाहिए अपॉइंट करने से, ताकि जुडिशरी के अंदर कॉन्फिडेंस बना रहे। तो आर्टिकल को समझते हैं डिटेल में, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी आप लोग यहां पर जानने को मिलेंगे जिनसे डायरेक्ट प्रीलिम्स से भी आप लोग ये क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए हमारे संविधान में जो जुडिशरी है उसका बहुत एक उच्च स्थान आप लोग बोल सकते हैं। जब सब जगह से इंसान की आस हट जाती है तो उसको लगता है कि जुडिशरी एक ऐसी चीज है जो उसको एक तरीके से सांस दिला सकती है। फंडामेंटल राइट का अगर आप लोगों के हनन होता है, फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में पार्ट 3 में रखे गए हैं। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो फंडामेंटल राइट हैं वो अगर हनन होते हैं तो आप लोग डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, यानी कि जुडिशरी इंटरफेयर करेगी डायरेक्ट, वहां पर बीच में आप लोग कहीं प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में एक जुडिशरी को उच्च स्थान प्रोवाइड कराती है, खासकर लोगों के दिल के और माइंड के अंदर भी। पर लेकिन अगर जुडिशरी जिस तरीके से काम कर रही है, पोस्ट यहां पर रिटायरमेंट के वो चीजें चलती रहे तो लोगों का विश्वास होना बंद हो जाएगा। ये सारी काफी एक तरीके से इमेज खराब करने वाली बातें हैं। अगर बात करें हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में,
सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर बात करें यहां पर कि एक तरीके से सिक्योर करता है इंडिपेंडेंसी जुडिशरी की। वो कैसे, यहां पर सुप्रीम कोर्ट की बात करें और यहां पर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको अपॉइंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में, तो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वे किसी के दबाव में आके काम न करें। तो इसके चलते जो चैप्टर 4 है पार्ट 5 का हमारे संविधान का, यानी कि यहां पर चौथा चैप्टर है 5वें पार्ट का संविधान का, यह सुप्रीम कोर्ट के साथ में डील करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि न्यूज में याद रखना पार्ट 5 चैप्टर 4 में क्या है सुप्रीम कोर्ट पार्ट। अब यहां पर बात करते हैं चैप्टर 5 और पार्ट 6, ठीक है, यानी कि इसका भी एक बढ़ गया और इसका भी एक बढ़ गया, तो 4 का 5 हो गया और 5 का 6 हो गया। चैप्टर 5 पार्ट 6 यहां पर जो है ये बात करता है हाई कोर्ट के बारे में। तो यहां पर ये दोनों याद रखिएगा, कहां पर हाई कोर्ट है कहां पर सुप्रीम कोर्ट है। एक बात जरूर याद रखिएगा, पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में आता है और फिर हाई कोर्ट के बारे में आता है। पॉलिटी में डिटेल में मैंने ये चीजें आप लोगों को पढ़ाई हैं, अलग अलग पढ़ाए यहां पर, इनकी पावर क्या क्या है वो भी आप लोग कंपेयर करके अलग अलग बताइए। तो बहुत सारे कई सारे लेक्चर इसके ऊपर मैंने अलग से बनाए हैं, जो कि आप लोग जाकर देखते हैं पॉलिटी के अंदर, रिविजन कर लीजिएगा उनको। अगर बात करते हैं, और हाँ देखिए जो भी पॉइंट आप लोगों को आता है ना समझ में नहीं आ रहा है उसको तुरंत क्लियर करके चलिए, आगे के लिए पोस्टपोन मत करिए। यहां पर जो सैलरी है जजेस की या उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट है वो एक तरीके से सिक्योर की जाती है ताकि वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट न रहे, वहां से इंडिपेंडेंट रहे और अपना डिसीजन ढंग से दे सकें। तो इसी के चलते यहां पर उनको ये भी नहीं है कि कोई अपनी मर्जी में आए, गवर्नमेंट को गुस्सा है और गवर्नमेंट उनको हटा दे, नहीं, इंपीचमेंट होगा प्रॉपर वे में इनका, यानी कि हटाने का तरीका जो है वो काफी टफ है। अगर बात करते हैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो आर्टिकल 124 का पार्ट 4 यहां पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है और आर्टिकल 217 का पार्ट 1B जो है यहां पर ये कहीं के बारे में बात करता है, ये बात करता है हाई कोर्ट के जजेस के बारे में। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनको इंडिपेंडेंसी बनाए रखने का काम करते हैं और ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाते हैं। सारे आर्टिकल आप लोगों को नहीं रटने हैं, जो 395 आर्टिकल है वो आप लोगों को नहीं रटने हैं, जो आर्टिकल न्यूज में है बस वो आप लोगों को याद रखने हैं, और वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है, कई बार उनका रिविजन हो जाता है। A4 साइज की एक शीट ले लीजिए, उस पर लिख लीजिए जो जो आर्टिकल न्यूज में है और उनको 2-4 बार रिवाइज कर लीजिए, तो फिर आप लोग उनको कभी नहीं भूलोगे। तो यहां पर इनको इंडिपेंडेंस बनाना क्यों यहां पर एक तरीके से बनाया गया, वो इसलिए बनाया गया कि कल को कोई लेजिस्लेटिव अगर कोई रूल पास करती है, कोई लॉ बनाती है और वो संविधान के हिसाब से नहीं है तो ये इसको स्टक डाउन कर सकते हैं, यानी कि बोलेंगे ये संविधान के हिसाब से नहीं है, इसको हटा दीजिए। इसका उदाहरण क्या है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये एक ऐसा कमीशन बनाया गया था लेजिस्लेटिव के द्वारा जिसमें जुडिशरी को अपॉइंट करने की बात की गई थी, पर इन्होंने बोला कि ये सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट एक तरीके से हनन करता है, आप लोग हमारे सर पे आगे बैठ जाओगे फिर आप लोग के अंडरमाइन हम हो जाएंगे, तो ये लॉ जो था वो इनके द्वारा खारिज कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, रिव्यू करते हैं लेजिस्लेशन को और स्ट्राइक डाउन भी कर सकते हैं अगर ये लग रहा है कि संविधान के हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, सीधे सीधा ये हो गया कि अगर यहां पर जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव के हिसाब से काम करेगी तो फिर वो इस तरीके से स्ट्राइक डाउन कर ही नहीं सकती। क्वेश्चन कब करेगी, जब इंडिपेंडेंट होगी, तो यहां पर ये एग्जीक्यूटिव से भी क्वेश्चन कर सकती है। तो हमारे फ्रेमर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने यहां पर जो जुडिशरी है उनको एक तरीके से गाइडिंग वैल्यू के साथ साथ में संविधान में ये सारी चीजें रखी हैं ताकि हमारा जो संविधान है उसमें क्लैरिटी भी वो ला सके। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर आ गई कि तो केशवानंद भारती केस के बाद में 1973 में, तो वो जुडिशरी के द्वारा ही तो फाइंड की गई है, कहीं पर भी संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि जो एक तरीके से मीडिया के बारे में, ठीक है, तो मीडिया के बारे में आर्टिकल 19 में जो चीजें प्रेजेंट की गई वो यहां पर संविधान में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही तो वहां पर चीजें निकाल के लाई गई। तो ये सारी जो क्लैरिटी लाई जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है उनके अंदर में, तो यहां पर ये जुडिशरी ही निकाल के लेकर आती है और वही गाइडिंग वैल्यू प्रेजेंट करती है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो अगर जुडिशरी ही यहां पर एक तरीके से गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगी तो फिर ये समझिए कि कहानी जो है वो खराब होने वाली है। इसका उदाहरण दिया गया है रंजन गोगोई साहब का उदाहरण लेकर। अगर बात करें यहां पर अपनी कंट्री में जो जजेस हैं उनके बारे में, तो अगर रिटायरमेंट के बाद में वो कोई ऑफिस लेते हैं, रिटायरमेंट के बाद में उनकी लाइफ एक तरीके से, तो एक तरीके से ये माना जाता है कि गवर्नमेंट के हिसाब से उनके द्वारा काम किया गया है। कोई भी यहां पर इस तरीके से अगर पोस्ट एक्सेप्ट कर रहा है तो ये देखिए सही नहीं है यहां पर इस तरीके से पोस्ट को एक्सेप्ट करना। एक तरीके से क्लियर डिमार्केशन, एक तरीके से क्लियर अगर बात करें कोई लाइन नहीं है, कोई ऐसा डिमार्केशन नहीं है इसमें संविधान में कि यहां पर आप लोग एक पोस्ट को नहीं ले सकते, ठीक है, उसमें कोई ऐसा लिखा नहीं है। पर फिर भी इंडिपेंडेंट रखने के लिए कम से कम इंसान को भी थोड़ी चीजें यहां पर समझनी चाहिए कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑफर की गई पोस्ट अगर आप लोग ले रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको ऑफर क्यों कर रही है, तो इसीलिए ऑफर करिए क्योंकि आप लोगों ने कुछ फायदा पहुंचाया होगा, क्योंकि बिना फायदे के कोई किसी के काम नहीं आता है। नॉर्मली ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहां पर अगर आप लोगों से फायदा नहीं हो रहा है उस पर्सन को
तो वो आप लोगों के लिए कुछ नहीं करेगा। बहुत कम परसेंट, 1% करीब ऐसे लोग होंगे जो इस तरीके के काम करते हैं कि बिना फायदे के बारे में भी लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। वरना मैक्सिमम लोग इसलिए हेल्प करने सामने आते हैं क्योंकि फ्यूचर में इनसे हम लोग कुछ फायदा हो सकता है, इससे मुझे कुछ फायदा हो सकता है, इसलिए वो हेल्प करने आते हैं। और ये आप लोगों ने अपने आसपास भी देखा होगा, लोगों का नेचर आप लोग चेक कर सकते हैं। जब आप लोग किसी प्रॉब्लम में हो, आप लोग किसी प्रॉब्लम में हो, वहां एक अच्छा टाइम होता है, आप लोग देखें कि आप लोग का कौन ट्रस्टवर्दी पर्सन है और कौन आप लोगों के सामने फेक पर्सन है। वहां से आप लोग को पता चल जाएगा। प्रॉब्लम में अगर कोई साथ नहीं है तो वो इंसान कभी भी आप लोगों का चहेता नहीं हो सकता। सुख में तो हमेशा हर एक लोग साथ में आगे खड़ा हो जाता है। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा सब बोलेंगे भैया मेरा भी दोस्त था, मेरा रूममेट था, मेरा रिश्तेदार था, मैंने भी साथ में इसके बैठ के लंच किया है। हाँ, रेस्टोरेंट वाले भी कहेगा मेरे यहाँ आया करता था खाना खाने के लिए। तो वो सब फिर खड़े हो जाएंगे आकर। पर लेकिन जब प्रॉब्लम में होगा तो कोई नहीं बोलेगा। तो इस टाइम पर ये चीजें चेक करने की बात की जाती है। कुछ दिनों पहले एक चीफ जस्टिस थे यहाँ पर, वो चीफ जस्टिस साहब जो थे वो गवर्नर बनाए गए थे और ये केरला का केस था। चलिए आप लोग सर्च कीजिएगा इनके बारे में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। उस टाइम पे काफी क्रिटिसाइज किया गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्नर की पोस्ट ले ली गई। तो उस टाइम पर भी यहाँ पर जो बीजेपी रूल गवर्नमेंट थी इनके द्वारा यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, रंजन गोगोई साहब को यहाँ पर नॉमिनेट कर दिया गया राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया। इन्हीं के अंडर में अयोध्या वाला डिस्प्यूट था, राफेल वाला जो मुद्दा था वो भी इन्हीं के अंडर में था, और जो कि डिसीजन किसके फेवर में गए तो वो गवर्नमेंट के फेवर में गए। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो नॉमिनेशन है वो अपना फेवर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इनको राज्यसभा में पहुंचाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं जैसे डिसीजन लिए गए और फिर जैसे उसका सॉल्यूशन आया तो वो बात यहां पर देखने को मिल रही है। अगर जो अपॉइंटमेंट है यहां पर विद इन फ्यू मंथ यहां पर देखने को मिली, ऐसा भी नहीं है कि 2-3 साल होते, थोड़ा सा कुछ कूलिंग पीरियड होना चाहिए कम से कम कि हाँ भैया चलो कुछ दिन तो रुको, उसके बाद में देखते हैं। 2-3 महीने के अंदर अंदर ही आप लोगों ने यहां पर इसको अपॉइंट कर दिया, तो ये तो और भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन यहां पर दिखाता है कि किस तरीके से यहां पर कितना इंडिपेंडेंट है जुडिशरी। अगर बात करें तो लोगों के माइंड में एक कॉन्फिडेंस जो है जुडिशरी को लेकर वो कहीं ना कहीं यहां पर कम होता हुआ नजर आएगा। और इसके बारे में जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली साहब, इनके द्वारा ये बात बोली भी गई थी। इनके द्वारा ये बोली गई थी क्योंकि ये सीनियर एडवोकेट भी थे, तो इनके द्वारा इन्होंने राज्यसभा में ये बात बोली थी कि मैं सोचता हूं कि एक तरीके से हम लोग को कोई ना कोई लेजिस्लेशन आना चाहिए कि जो पोस्ट रिटायरमेंट खासकर जो जज हैं उनके लिए कुछ चीजें प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, यानी कि पोस्ट रिटायरमेंट हम लोग को उनके लिए कुछ करना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर ऑलरेडी उनके द्वारा क्वेश्चन रखा गया था, क्योंकि एक तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद भी जॉब करें, तो उस टाइम पर अगर हम लोग उनके लिए कुछ क्रिएट नहीं करेंगे तो अपने आप क्रिएट कर लेंगे। तो ये उदाहरण यहां पर है, यानी कि अगर हम लोग उनको कोई जॉब नहीं देंगे, ये हमारा काम है यहां पर एक तरीके से उनको पोस्ट क्रिएट करना एक लॉ के थ्रू। अगर हम लोग उनको कोई पोस्ट नहीं देंगे तो सीधा सीधा मतलब ये है कि वो अपने आप पोस्ट क्रिएट करेंगे। जैसे आप लोग बोल सकते हैं कि रंजन गोगोई साहब ने करी है, यहाँ पर ये उदाहरण देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर राइटर, यानी कि जैसे रंजन गोगोई साहब ने अपनी खुद की पोस्ट क्रिएट कर ली कि हाँ मैं तो राज्यसभा में पहुंच जाऊंगा रिटायरमेंट होने के बाद में। तो अगर ऑलरेडी कोई रूल और रेगुलेशन होता तो ये इस तरीके की ये वे कंडीशन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन नहीं बनती। तो इससे क्या होगा, इससे तो कोई भी जज ये सोचेगा कि यार रिटायरमेंट के बाद में कुछ तो हाथ में होना चाहिए, तो कोई भी यहाँ पर जुडिशरी को इंडिपेंडेंट नहीं रहने देगा। हर एक जजमेंट होगा वो इन्फ्लुएंस होगा यहाँ पर, क्योंकि उनको बाद में गवर्नमेंट से काम चाहिए। तो इसके चलते कहीं ना कहीं जो रंजन गोगोई साहब की पोस्ट का जो अनुभव है यहाँ पर, ये हम लोग को देखकर आगे बढ़ना चाहिए और इसके चलते कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करनी चाहिए ताकि ऐसी सिचुएशन फिर फ्यूचर में न बने। अगर आर्टिकल 80 का 3 पार्ट हम लोग पढ़ते हैं तो वो यहां पर बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ओनली यहां पर प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है एक पर्सन को जो कि स्पेशल नॉलेज हो यहां पर लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई यहां पर, तो यहां पर राज्यसभा में टोटल 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। लोकसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं ये नहीं भूलना है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर ये छोटी छोटी चीजें भी आप लोग भूल जाओगे तो ये समझिए बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग गलत करोगे। बताइए कितने नॉमिनेटेड मेंबर हैं और वो कौन होते हैं हमारी कंट्री में जो लोकसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं। तो 12 मेंबर होते हैं राज्यसभा में। जब मैंने स्टार्टिंग में देखा मैंने कहा यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब मैं पढ़ रहा था पॉलिटिक्स फर्स्ट टाइम तो मैंने सोचा इसको याद कैसे रखना है। तो एक छोटा सा एक एक्रोनिम मैंने बनाया LASS। ठीक है, लास, यानी कि एक तरीके से जो फाइट करके जाते हैं तो फाइट करके यहां तक पहुंचता है तो वो एक तरीके से कहीं ना कहीं इलेक्शन जीत के जाता है, तो वो बिल्कुल एक्टिव रहता है। पर लेकिन ये जिंदा लाश हो गया एक तरीके से। कई बार इसको बैकडोर एंट्री के लिए भी यूज किया जाता है, जो हार गए यहां पर लोकसभा में उनको बैकडोर एंट्री दे दी जाती है राज्यसभा में। तो एक तरीके से लाश, इनको ये टर्म एकदम मेरे माइंड में आया, यानी कि लिटरेचर, आर्ट, यहां पर हो गया सोशल सर्विस और ये हो गया साइंस। तो ये लोग हैं जो 12 नॉमिनेट किए जाते हैं। तो आप लोग भी याद रखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो डायरेक्ट उसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे एक्रोनिम जरूर बनाया करो जो कि आप लोगों को याद रखने में भी काम करेंगे। अच्छा ये बताइए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था न्यूज एनालिस्ट वाले पोर्शन में, मोदी जी के द्वारा अभी 5 वर्ड यहां पर बोले गए,
IOU, इनका मतलब क्या बोला गया जो यहां पर हम लोगों ने ये वोवेल्स यूज किए, ठीक है। ये मैंने बताया था कि आंसर राइटिंग में भी आप लोग इनको यूज कर सकते हैं पोस्ट कोविड-19 की सिचुएशन के बारे में। तो बताइए जरा इनके बारे में, देखता हूं आप लोगों को याद भी है क्या। तो ये इस तरह की चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो अगर यहां पर बात करें, संविधान मेकर के माइंड में भी ऐसा नहीं होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस तरीके से उनके द्वारा जब प्रोविजन बनाए गए कि यहां पर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को घुसाया जा सकता है इस तरीके से भी। तो ये कहीं ना कहीं क्लियर डिमार्केशन, जो सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में अगर हम लोग बात करें, उसके अगेंस्ट में यहां पर जाता है। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कोई भी रूल ऐसा नहीं है हमारी कंट्री में जो कि गोगोई साहब को यहां पर जाने से रोक सके, पर लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि लोगों का कॉन्फिडेंस यहां पर रखना है। अंडरमाइन कर रहा है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस अगर इस तरीके के स्टेप यहां पर उठाए जा रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के बारे में बात करें तो कोई लॉ ऐसा होना चाहिए हमारी कंट्री में जो कि यहां पर बताए, कोई ऐसा संवैधानिक प्राविधान होना चाहिए, पार्लियामेंट के द्वारा कोई ऐसा लॉ बनाना चाहिए ताकि अगर यहां पर रोका जा सके कोई जज इस तरीके से अगर यहां पर पहुंचते हैं तो। अब बोलेंगे भैया इस तरीके का तो मतलब ये हो गया कि उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद में कुछ तो होना चाहिए। तो उसके लिए भी यहां पर वे फॉरवर्ड दे रखे हैं इनके द्वारा दो। पहला तो ये बोला गया कि लोगों का ट्रस्ट बना रहे, तो पोस्ट रिटायरमेंट आप लोग क्या कर सकते हैं, जो सैलरी यहां पर जज को मिल रही है जिस दिन वो रिटायर हुआ है उसी को पेंशन में कन्वर्ट कर दीजिए आप लोग, यानी कि जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसको पेंशन में कन्वर्ट कर दीजिए, वो फिर पेंशन देनी स्टार्ट कर दीजिए उसको पर्सन को, ताकि वो दूसरों की एक्टिविटीज में न पड़े, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी को लगता है कि थोड़ी और जॉब कर लेनी चाहिए तो कम से कम कुछ साल या फिर 2 साल आप लोग यहां पर बढ़ा सकते हैं जो जुडिशरी का टाइम ड्यूरेशन है, अगर उनको लगता है कि और काम उन लोगों को करना है। तो इस तरीके से यहां पर ये चीजें हैं जो कि यहां पर सही रहेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो जजेस होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का नौकर होता है, यानी कि संविधान का नौकर होता है, वो गवर्नमेंट का नौकर नहीं होता है। तो यहां पर अगर गवर्नमेंट का नौकर बन के काम करेगा तो फिर संविधान में जो इंडिपेंडेंसी दी गई इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए उसकी कोई गरिमा नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो ये था एक शानदार आर्टिकल, आई होप कि आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो जरूर बताया कीजिए, तो समझ में आया यस या फिर नो, या फिर कोई डाउट है तो वो लिखिए, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को देना है, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। आगे बढ़ता हूं, वैसे तो नॉर्मली एक ही क्वेश्चन देता हूं, पर लेकिन दूसरा भी क्वेश्चन देने का मन कर गया, मन करे तो लिखिएगा इसको, नहीं मन करे तो मत लिखिएगा। पर लेकिन जो पहले वाला है, जो पहला क्वेश्चन था जुडिशरी के बारे में, उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर टाइम लगे तो ये लिख लीजिएगा संडे वनडे में जब भी आप लोगों को टाइम लगे। यहां पर बोला जा रहा है कि जो आज की डेट में वायरस को लेकर हमारी कंट्री में कॉम्युनल चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, ये सांप्रदायिक दंगे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर वायरस किसी कास्ट, किसी क्रीड, किसी रिलीजन, किसी रंग को नहीं देखता है। यहां पर ये जो आज के डेट में चीजें देख रही हैं, ये हमारी कंट्री में जो पहले से हम लोगों ने चीजों को लेकर अपने माइंड सेट कर रखा है, जो प्रिजुडाइस है, जो एक तरीके से प्री कंसेप्शन है हमारे माइंड में, वो यहां पर ये इंपैक्ट डाल रहा है। तो इस स्टेटमेंट को आप लोगों को एनालिसिस करना है, कैसे करना है उसके बारे में आप लोगों को बताता हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहां पर कोविड-19 के बारे में बोला गया कि कोविड-19 रिकॉग्नाइज नहीं करता है कि आप लोग किस धर्म के, किस रेस के हैं, किस रिलीजन के हैं, क्या कलर है, क्या कास्ट है, क्या क्रीड है, क्या लैंग्वेज है, किस कंट्री के हैं आप लोग या फिर किस राज्य के हैं। ये नहीं देखेगा कि आप लोग यहां पर किससे रिलेटेड हैं, ये किसी भी इंसान को हो सकता है, ठीक है। तो एक तरीके से यहां पर ये स्वयं सिद्ध स्टेटमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट भी है यहां पर, यानी कि कोई भी इसके सामने आएगा तो ये नहीं देखेगा कि हिंदू हो मुसलमान हो, भैया हिंदू को लगेगा, मुसलमान को नहीं लगेगा, मुसलमान को लगेगा, हिंदू को नहीं लगेगा, या फिर जैन को लगेगा, बुद्धिस्ट को नहीं लगेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर एक जगह लगेगा जहां भी इसको मौका मिलेगा। तो जो पेंडेमिक है उसके चलते जो सांप्रदायिकता हमारी सोसाइटी में एक देखने को मिल रही है, जो कम्युनल फ्लेम एक तरीके से जो आग लगाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कम होनी चाहिए थी। रीजन क्या है कि बीमारी के साथ में लड़ना था, ये तो सेकेंडरी चीज थी, पर लेकिन ये प्राइमरी चीज बन गई है और सेकेंडरी चीज बन गई है बीमारी, जो कि एक खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा बोला गया रेस्पॉन्ड एंड कंडक्ट के बारे में, तो यहां पर एक तरीके से यूनिटी और ब्रदरहुड जो है, यानी कि एकजुटता और भाईचारा जो है, वो यहां पर सिचुएशन को नॉर्मलाइज कर सकता है, पर लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। हमारी कंट्री की इंसल्ट हो रही है। यूएसए का जो कमीशन है यहां पर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, और यूएन ने यहां पर अभी कंसर्न जारी किया गया है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ में इस बीमारी को अटैच कर मत देखो। जिस तरीके से हमारी कंट्री में ये चीजें अभी निकल कर आ रही है, क्योंकि ऐसे टाइम पर कंट्री जो है ये सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाएगी। अब तो टुगेदरनेस, मिलकर काम करना है हम लोगों को एक दूसरे के साथ में, और रेजिलिएंट रहना है, यानी कि इन सब चीजों से दूर रहकर लचीलापन होना चाहिए हमारे उसमें, ताकि हम लोग चीजों को हैंडल करना समझ सके। अगर हम लोग रिलीजन इन सब चीजों पर स्टिक रहेंगे तो टूट जाएंगे और फिर कोई सोल्यूशन भी निकल कर नहीं आएगा। इंडिया की अगर बात करें तो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बोलकर इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया जब यहां पर यूएसए के कमीशन और यूएन ने ये बातें बोली कि हम लोग जानते हैं, पर लेकिन वायरस देख नहीं रहा है,
आप लोग किस कंट्री को कौन सा बॉर्डर हो, उसको नहीं पता है कि एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल है, वायरस तो छोड़ेगा नहीं। तो आप लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेगी कम से कम। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन करना पेशेंट को, अभी ऐसे भी केस देखने को मिले हैं जहां पर जो रिलीजियस के नाम पर जो पेशेंट है उन्हें एडमिट करने से मना कर दिया गया। तो ये कितने हद तक सही है, तो ये भी सोचने वाली यहां पर बात है। सिचुएशन जो है यहां पर अगर आप लोग बात करें, एक इतना बड़ा डायस्पोरा जो हमारी कंट्री का जो इंटरेस्ट प्रेजेंट करता था यूएई के अंदर, उसको इस्लामिक फोबिया की तरीके से वहां पर देखा गया, यानी कि उनको भी सेग्रीगेट करने की यहां पर कोशिश की गई। तो ये कंडीशन कैसे बनी, ये कंडीशन सारी निकल कर आई यहां पर जब से दिल्ली के अंदर में यहां पर कंडीशन देखने को मिली, तो बल्कि ही जमात वाला जो यहां पर काफी सारे लोग इकट्ठे हुए। तो यहां पर राइटर जो बोल रहे हैं इररेस्पॉन्सिबल और इग्नोरेंट बिहेवियर था, जो लोग इतने सारे यहां पर इकट्ठे हुए सारी चीजों को जानते हुए भी, तो गैर जिम्मेदार और अज्ञानी समूह था ये। तो ये एक तरीके से आज की डेट में अगर आप लोग इसको रिलीजन के नाम से कनेक्ट कर देखोगे तो इन्होंने तो गैर जिम्मेदारी का काम किया ही। यहां पर जो ये ग्रुप यहां पर इकट्ठा हुआ था, आप लोग उससे भी बड़ा काम कर रहे हो अगर इसको रिलीजन के साथ में कनेक्ट कर सोसाइटी को एक तरीके से सेग्रीगेट कर रहे हो। आप लोगों को तो यहां पर चीजों को समझना चाहिए और यहां पर उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो यहां पर आज की डेट में जो यूएई के अंदर जब बातें चली तो उन्होंने क्विक एक्शन लिया और सिचुएशन को हैंडल करने की बात की गई। पर लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होता है, लंबे समय तक ये चीजें चलती हैं। लॉस्ट हो गई बहुत सारों की जॉब जिसने हेट कंटेंट फैलाने की कोशिश की यहां पर हमारी कंट्री में ये बड़ा ही नॉर्मल रहता है, कोई भी आकर कुछ भी बोलकर चला जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कैसे आप लोगों को यहां पर इस चीजों को रोकना है। बीमारी के ऊपर फोकस दे लो, वरना जब मर जाएंगे तो ये पूछते रहना कौन हिंदू था कौन मुसलमान था। सबसे बड़ी कंडीशन यही है। मैंने फेसबुक पर भी एक पोस्ट शेयर की थी, आज के डेट में अगर कोई मरता है तो ये देखते हैं हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, एससी है, एसटी है या कौन सा है, ये नहीं देखते कि इंसान मर गया है उसको कैसे लेकर चलना है। तो इंसानियत खत्म हो चुकी है, रिलीजन, कास्ट, रंग, रीजन ये सबसे ऊपर निकल कर आ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइड बढ़ती है यहां पर काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो ये हमारी जो गलतियां हैं इनको हम लोग को सुधारना पड़ेगा। इसमें बहुत बड़ा रोल मीडिया भी प्ले करती है। मीडिया क्या काम करती है, एक मुद्दे को पकड़ लेती है और घुमाती रहती है, क्योंकि उनको टीआरपी मिलती है, उनका जो न्यूज चैनल है वो ज्यादा लोग देखते हैं, तो ये और ज्यादा ऐसा माहौल खराब कर देते हैं वहां पर, जो कि एक गलत तरीका है। लोगों के माइंड में फियर कर देते हैं, अनसर्टेनिटी बना देते हैं, जबकि लोग ऑलरेडी फियर के इन्वायरमेंट में जी रहे हैं, अनसर्टेनिटी उनके माइंड में है। अब तो हम लोगों को ट्रस्ट बनाने का काम करना चाहिए, एश्योरेंस देना चाहिए कि हाँ चीजें सुधर जाएंगी, तो ऐसा काम करना चाहिए। पर लेकिन मीडिया जो है वो आग में घी का काम करती है और ज्यादा आग को जला देती है। तो ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो इस टाइम पर यहां पर एक तरीके से पर्टिकुलर पेशेंट और फैमिली को स्टिग्माइज करना कि यहां पर एक तरीके से ये चीजें देखने को मिल रही है, तो उसको यहां पर एक तरीके से सेग्रीगेट करना, अलग करना, उसको इलाज न देना या फिर एक गलत तरीके से ट्रीट करना, ये सही नहीं है। तो इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का सामने आना, सही टाइम पर एक सही स्टेटमेंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, जिनके द्वारा यहां पर बोला गया कि चीजों को नॉर्मलाइज करके चलना पड़ेगा, एक ट्रस्ट यहां पर रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं यूनिटी के साथ में हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा और तभी हम लोग चीजों को हैंडल कर पाएंगे। और अब गवर्नमेंट को आगे निकल कर आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ऐसे मैसेज देने पड़ेंगे, तभी सिचुएशन जो है वो एक नॉर्मल सिचुएशन यहां पर बन सकती है। तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जी सामने निकल कर आए और उन्होंने इसके बारे में बोला। ठीक है, तो ये था आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल भी ये इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कुछ हद तक, क्योंकि ये हमारी कंट्री से भी रिलेटेड है। ये बात की जा रही है नवंबर के महीने में यूएसए में इलेक्शन होने वाले हैं 2020 में। ठीक है, तो ये जो इलेक्शन होंगे यूएसए में, पहले लास्ट इलेक्शन 2016 में हुए थे, अब 2020 में होंगे। तो हर 4 साल में इलेक्शन होते हैं, हमारी कंट्री में 5 साल में इलेक्शन होते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप, आप लोग समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की कंडीशन आप लोग यहां पर देखिए। आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में टोटल मिलाकर 848 केस यूएसए के अंदर में है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं यहां पर, ये इलेक्शन का कैंपेन करने में लग गए हैं। ये इनकी खासियत है। 2016 में जब इलेक्शन हुए थे तब भी इनके द्वारा ऐसी हरकतें की गई थी। इनके द्वारा अभी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया, जिसमें यहां पर सस्पेंड कर दिया गया 60 दिन के लिए जो लीगल इमिग्रेशन है यहां पर कंट्री में, जबकि 6 महीने यहां पर इनकी जो ऑफिस में रहने के अभी बने हुए हैं, जो यहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। तो एक तरीके से इनके द्वारा बोला गया कि हम लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जो जॉब है ग्रेट अमेरिकन सिटीजन, यानी कि अपने आप को ग्रेट बोलते हैं, महान बोलते हैं, बाकी के सब कुछ नहीं है इनके सामने। तो ये बोला जा रहा है ग्रेट अमेरिकन सिटीजन जो है ये उनको जॉब दिलाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके चलते जो इनके द्वारा ऑर्डर पास किया गया, तो H1B वीजा, जिसमें स्किल्ड लेबर फोर्स आती है, हमारी कंट्री काफी सारे लोग रहते हैं और कई सारे सीजनल वर्कर भी रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर लैंडस्केपिंग वाले जो लोग रहते हैं, एग्री बिजनेस वाले रहते हैं, सर्विस जॉब वाले रहते हैं, यानी कि भूमि निर्माण, कृषि व्यवसाय या फिर अति
बलात्कार वाले जो लोग रहते हैं वो कई बार इस कैटेगरी में आते हैं, तो एक तरीके से उनके ऊपर भी यहां पर इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ये बोल रहे हैं कि अपने कंट्री के लोगों की जॉब बचानी है मुझे। इसमें ये जॉब बचाने की जो बात करें यहां पर हेल्थ केयर और कई सारे क्रिटिकल रोल प्ले करने वाले जो कि ऑन गोइंग पेंडेमिक के साथ में फाइट कर रहे हैं, कई सारे ऐसे इसेंशियल कैटेगरी के लोग भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि यहां पर इनके द्वारा बोला गया है कि उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी कि जो फायदे वाली चीजें उनको एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, अपने फायदे में ज्यादा सोचा जा रहा है। बाकी यहां पर जो इमिग्रेशन है वो इमीडिएट रिलेटिव्स के लिए उसके बारे में भी यहां पर कुछ बातें करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि एक तरीके से इन्होंने वही वाली बातें स्टार्ट कर दी है फिर से जो इनके द्वारा 2016 के इलेक्शन से पहले बातें की गई थी। तो कहने का मतलब यहां पर ये कुछ चीजों को एग्जाम्प्ट किया गया, दो चीजों को यहां पर लेकिन एक्चुअली ये जो कोशिश कर रहे हैं यहां पर जो अपनी जो एक तरीके से नाकामी का जो ठेकरा है जो ये मैनेज नहीं कर पाए वो दूसरों के सर पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अमेरिकन वर्कर या अमेरिकन सोसाइटी का नाम लेकर ये अब यहां पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जो चीजें हैं उससे एक तरीके से मुद्दे से भटकना करने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन की तैयारी यहां पर चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से यहां पर जॉब नहीं मिल रही है, तो उसका ये कहीं और एक तरीके से यहां पर ये बातें बोल रहे हैं। आप लोग ये समझिए टोटल मिलाकर यहां पर 8.5 लाख के करीब, ये वाला डेटा थोड़ा पुराना है जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, ये लेटेस्ट देता है। यहां पर दिखा रहा है कि यहां पर 8.5 लाख यानी कि 8,48,000 केस आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है यहां पर वो क्या बोल रहे हैं तो इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर आज के दिन में इतने केस हो चुके हैं और लगभग इतने सारे लोगों की जान जा चुकी है, तो यहां पर ये टारगेट कर रहे हैं इमिग्रेंट को, जबकि यहां पर जो इकोनॉमिक जो लॉस हो रहा है यहां पर जो लोगों की जॉब जा रही है वो यहां पर पेंडेमिक की वजह से जा रही है, महामारी की वजह से जा रही है, पर लेकिन इन्होंने लोगों को टेम्परेरी जो वीजा रूट है वो सारी चीजें इनको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। रीजन क्या है? रीजन ये है कि लोगों के मन में थोड़ी शांति बनेगी कि हाँ हमारे प्रेसिडेंट हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, और ये बिल्कुल उसी पैटर्न में चल रहे हैं जैसे 2016 में इनके द्वारा हरकतें की गई थी। तो ये इनके द्वारा जो हरकतें की जा रही है ये सही नहीं है, ये कोविड-19 के साथ में फाइट करने का ये तरीका नहीं है। हो सकता है कि अगले आने वाले टाइम में जल्दी ही ये इस तरीके की और भी कई सारी पॉलिसी लेकर आए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो भी काम करते हैं वो बस इलेक्शन के लिए करते हैं, बाकी उनके माइंड में कुछ नहीं होता है, बस उनका पूरा फोकस 110% इलेक्शन रहता है जब भी कोई ऐसा स्टेप वो उठाते हैं। तो ये सही भी है क्योंकि पास्ट में भी आप लोगों ने ये चीजें एक्सपीरियंस की ही है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में बातें। आइए आगे चलता हूं। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है चैप्टर 5 पार्ट 6 में, संविधान जो डील करता है सुप्रीम कोर्ट के साथ में करता है, और चैप्टर 4 पार्ट 5 ये जो डील करता है ये हाई कोर्ट के साथ में डील करता है। इसी के साथ में यहां पर जो इंपीचमेंट किया जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का, ये 217 जो है ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और 124 जो है ये बात करता है हाई कोर्ट के बारे में। ये जो दोनों पॉइंट है यहां पर, ये दोनों पॉइंट आप लोगों को बताना है सही है क्या। ए स्टेटमेंट सही है, बी सही है, बहुत सही है, कोई सी भी सही नहीं है। तो सही आंसर क्या है? ABCFD। तो जो सही आंसर है यहां पर यह है डी, यानी कि कोई सा भी सही नहीं है। आप लोगों को वैसे भी ध्यान रखना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पहले आर्टिकल आएंगे और हाई कोर्ट के बाद में आर्टिकल आएंगे, ऐसे ही पार्ट आएगा, तो इसलिए मैंने बोला था कि थोड़ा सा दिमाग भी अगर लगा लिया जाएगा तो चीजों को आप लोग हैंडल कर पाओगे आसानी से। आगे चलते हैं। लेक यहां पर ओनेगा के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, बोला जा रहा है कि रशिया के अंदर लेक है। दूसरा यहां पर बोला जा रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट यूरोप के अंदर है आफ्टर लेक, यह यहां पर लाडोगा। तो समझ लेते हैं इसको एक बार। तो सही आंसर क्या है? ABCFD 1 2 या फिर बोथ या फिर नाइदर। तो आंसर आप लोग यहां पर देख लीजिए एक बार। जो सही आंसर है यहां पर, इसके लिए मैप भी आप लोग यहां पर देखिए, सही आंसर है सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। ये आप लोग देखिए यहां पर ये बात की जा रही है पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर लेक के बारे में। ये हो गया यहां पर लेक ओनेगा, इसके बारे में मैंने आप लोगों से कल ही डिस्कस किया था, लेक लाडोगा। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर इसके साथ में ये जो लेक है ये आकर गिरती है यहां पर, ये है SVIR। ठीक है, तो सीवियर रिवर पर, लेकिन ये जो लेक लाडोगा है यहाँ पर गल्फ ऑफ फिनलैंड में जाकर गिरती है, यह लेक लीवा। ठीक है, तो सॉरी नेवा। ठीक है, तो नेवा रिवर से यहाँ पर जाकर गिरती है, तो लेक लाडोगा, यानी कि ये इसमें आकर गिरती है और ये यहाँ जाकर गिरती है। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये सारा एरिया है जो कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर बाल्टिक सी हो गया, गल्फ ऑफ बोथानिया हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। रशिया के अंदर है यहाँ पर ये लेक जो लगभग यहाँ पर ये 9,891 स्क्वायर किलोमीटर है, 248 लेंथ है, और जो डेप्थ है यहाँ पर ये 110 मीटर है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गई। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। लेक्चर को तभी लाइक और शेयर कीजिए अगर आप लोगों को पसंद आता है। पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइए कि क्यों पसंद नहीं आया, ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। यहाँ से जाकर आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर 1,09,000 के करीब मेंबर यहाँ पर जुड़ चुके हैं, और यहाँ पर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो आप। तब तक के लिए जय हिंद।